नमस्कार मित्रों, देशज के खास आयोजन गल्फगोई में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गल्फगोई में आज उपस्थित हैं हिंदी कहानीकार डॉक्टर रीता सिन्हा। रीता सिन्हा के 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, डेस्कटॉप और इनबॉक्स के कुछ अधूरे पन्ने। इनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है, ठहर गया वसंत। रीता सिन्हा ने कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखी है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज की कहानीकार रीता सिन्हा का। रीता सिन्हा आजकल वर्धमान विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य पढ़ाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रीता सिन्हा, आप आए और अपनी कहानी सुनाएं। रीता सिन्हा। यह भी कहानी इनबॉक्स के अधूरे पन्ने में ही संकलित है। और अब मेरे मैं को मत छीन। दरअसल ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक लड़की थी जिसने अपनी जिंदगी की कहानी मुझे सुनाई थी और मुझसे आग्रह किया था कि मैं उस पर कहानी लिखूं। और ये जनसत्ता के वार्षिक विशेषांक में भी ये प्रकाशित हुई थी ये कहानी। मुझे लगा कि प्रियंका मजाक कर रही है। यह परिवर्तन ऐसा तो नहीं है कि बस कमरे में गए और बंधी हुई साड़ी निकालकर सलवार कमीज या घाघरा चोली या लहंगा या फिर और कुछ पहन लिया। यह ऐसा भी नहीं है कि आज दिल्ली में है तो फ्लाइट पकड़कर कल मुंबई, अमेरिका या और कहीं चले गए। हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा पढ़ने वाला कुरान शरीफ की आयतें या नमाज पढ़ तो सकता ही है, लेकिन अपना अस्तित्व, अपनी संस्कृति, मैं की अभिव्यक्ति, सब कुछ केवल कुछ घंटों में कैसे बदल सकता है। जिंदगी को एक रंगमंच की तरह भले ही मान लिया जाए, लेकिन जिंदगी का प्रदर्शन केवल 1.5 घंटे या 2 घंटे का तो हो ही नहीं सकता। क्या फर्क पड़ता है? प्रियंका सक्सेना रहूं, प्रियंका पांडे या अब नाजिया शेख? प्रियंका हंसती है। मैं देखती हूँ पुरी के समुद्र को उबलते हुए। लहरें आसमान को छूने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कुछ है जो मौन है, जो ऊपर उठ रहा है, बादल बन रहा है, घुमड़ना चाह रहा है, लेकिन घुमड़ नहीं पाता। मैं तब समझ नहीं पाती थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मेरे लिए बहुत डरावना था, बहुत दर्द देने वाला। कोई कुछ बोलता नहीं था, लेकिन सबका मौन मुझे उफनता हुआ महसूस होता। मैं सबके सख्त होते चेहरे को देखती और मेरे कानों में जैसे बंद कमरे में गूंजता किसी का चित्कार सुनाई देता। लेकिन ऐसा क्यों होता था, तब मुझे क्या पता था। प्रियंका कुछ देर रुककर जोर जोर से सांसें लेती। मैं सामने देखती हूँ, कुछ उलझी हुई लताएं हैं। वे पूरी तरह मैली हो चुकी हैं, जो नुकीले पत्ते वाले पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। आकाश भी धूल मिट्टी से सना है, उमस है, पसीने की बदबू। मैं सोचने लगी हूँ कि इस सुंदर प्रकृति में इतना बदलाव कैसे आया होगा। कुरूपता और संवेदनहीनता कब जीवन का अनिवार्य अंग बन जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। प्रियंका बालकनी की रेलिंग थामे आसमान को देख रही है, पर मुझे लगता है कि वह आसमान को नहीं देख रही है। उसके सामने उसकी स्मृतियों की कुछ ऐसी झाड़ियां हैं जिनके कटीलेपन से वह निरंतर जूझ रही है। क्या कहूं, कितना कहूं और क्या नहीं, यह प्रश्न भी उसे बेचैन कर रहा है। उसके सामने चेहरे पर रेखाओं के जाल से बिछने लगे हैं, जिससे टेलीविजन स्क्रीन पर आने के लिए अभी अभी किया हुआ उसके चेहरे का मेकअप भी पूरी तरह बिगड़ गया है। पापा मुझे पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे थे। मैं मम्मी की लाडली थी। स्कूल से आते ही मैं मम्मी की गोद में ऐसे सो जाती जैसे वही मेरे सुख की अंतिम सीमा हो। पापा ऑफिस से आते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आते, लेकिन श्रेया के जन्म के बाद सब कुछ बदल गया। वैसे मैं तो काफी खुश थी कि अब मुझे अकेले नहीं खेलना पड़ेगा। मेरी बहन भी मेरे साथ रहेगी। मैं उसकी नन्ही उंगलियों को छूती तो भीतर न जाने नदी की कितनी लहरें सूरज की किरणों में नाचने लगती थी। लेकिन मम्मी ने मुझे नानी के पास भेज दिया। क्यों?
मैं समझ ही नहीं पाई। मैं कितना रोई, लेकिन मम्मी और पापा के लिए जैसे मेरे रोने का कोई अर्थ ही नहीं था। उनसे अब मैं केवल स्कूल की छुट्टियों में मिल पाती, वह भी ऐसे जैसे वे किसी दूर के रिश्तेदार हों। प्रियंका की आंखों में धीरे-धीरे सांझ का अंधेरा उतरने लगा है, जैसे वह अतीत की कोई रील निकालने में लगी है, लेकिन अपने ही भीतर के अंधेरे में उसने उसके सारे तार उलझा दिए हैं और अब वह उन उलझे तारों को देखकर घबराने लगी है कि उन्हें सुलझाऊं तो सुलझाऊं कैसे। पापा मेरे पास होकर भी श्रेया के ही साथ रहते। मुझ में और मेरी पढ़ाई में अब उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे कई बार ऐसा लगता कि मम्मी अब कुछ पल मेरे साथ होंगी, पर मम्मी किसी न किसी काम में अपने को उलझा लेती। नानी के साथ मम्मी कितनी ही तरह की बातें करती, हंसती, खिलखिलाती, लेकिन मैं जैसे ही उनके करीब जाती, उनकी आंखों में खामोशी के साथ कुछ और भी होता, जिससे मेरी इच्छा होती कि मैं जोर से रो पड़ूं। मम्मी से पूछो कि तुमने मुझे इतना अकेला क्यों कर दिया, लेकिन कुछ कहते हुए मुझे डर लगता और मैं भागने लगती, मम्मी से, पापा से, नानी से और शायद अपने आप से। कभी कभी नानी मुझे देखने लगती, इस तरह की जैसे उन्होंने मुझे पहली बार देखा हो। वे मम्मी से कुछ फुसफुसा कर कहती और मम्मी जब मुझे देखती तो मुझे उनकी आंखों में नानी की ही आंखें जड़ी हुई दिखाई देती, जिनमें ऐसा कुछ होता कि मैं कांपने लगती। मैंने मम्मी की आंखों में वर्षों से अपने लिए वह दर्द, वह तड़प, वह बेचैनी और ममता महसूस नहीं की जो श्रेया के लिए मैं हमेशा महसूस करती। श्रेया के जन्म के पहले मम्मी मेरे लिए जो थी, अब वह नहीं रही। अब उनकी आंखों में मेरे लिए केवल चुप्पी होती और उस चुप्पी के बीच जैसे किसी की गहरी सांस लेने की घुटती हुई आवाज निकलती, ऐसे जैसे किसी ने सांस लेने से उन्हें रोक रखा। प्रियंका गहरी गहरी सांसें लेती हैं और उसकी आवाज में मैं न जाने कितने युगों की कहानी सुनने लगती हूँ। भीतर एक टीस सी उठती है। वह ईंटों के उन मकानों में अपने लिए जगह बनाने में लगी रही, पर ये भूल गई कि ऐसे मकानों में उस जैसी लड़की के लिए जगह तभी बनती है जब अपने वजूद को ही पूरी तरह अपनी स्मृति से निकाल दे। लेकिन प्रियंका तो कभी भी ऐसा नहीं कर पाई। वैसे आमिर शेख से उसका परिचय कैसे हुआ यह जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ, लेकिन नाजिया शेख तो अभी प्रियंका पांडे में जी रही है। उसकी आंखें भूरे चट्टान के कटे दो अनघड़ टुकड़े की तरह हैं, जिनसे रिसता हुआ पानी नीचे गिर रहा है। उसके चेहरे में मुझे तपा हुआ पीला पड़ा हुआ खेत दिख रहा है, जिसे ओस की बूंदों ने पूरी तरह भिगो दिया है। मैं सरकारी स्कूल में क्लास 4 में पढ़ रही थी। एक दिन नानी ने बताया कि मुझे एक और बहन भी है। एक पल के लिए मुझे लगा कि अब शायद मम्मी पापा श्रेया को नानी के पास भेज देंगे, क्योंकि श्रेया के जन्म के बाद उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया था। लेकिन 1 वर्ष बीतने पर भी ऐसा नहीं हुआ। एक दिन मैंने नानी से पूछा तो नानी बोली, तुम बेकार की बातें काफी अधिक बोलती हो। तुम में और उसमें अंतर नहीं है क्या? मैं उनके पीछे पड़ गई। बोलिए ना नानी, मुझ में और उसमें क्या अंतर है? लेकिन नानी ने मुझे डांट कर चुप करा दिया। पर मेरे भीतर वही प्रश्न बार बार उठता रहा और मैं बेचैन होती रही। प्रियंका चुप हो गई है, बिल्कुल जून के दोपहर के आसमान की तरह। फिर भर्राई हुई आवाज में बोलने लगी है, छुट्टियों में मैं जब मम्मी पापा के पास जाती तो मैं दूर से अपनी बहनों को उनकी गोद में खेलते देखती, पर जब मम्मी को मेरी परवाह नहीं थी, पापा को भी नहीं। अब मुझे उनके पास जाने की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन नानी मुझे वहां भेज ही देती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि न नानी के घर में मेरे लिए जगह है और न मम्मी पापा के ही घर में। प्रियंका की आवाज भर्राने लगी है, पर आंसुओं को पीना इतना आसान नहीं है। कसकती पीड़ा इतनी अधिक पारदर्शी होती है, उसे आज ठीक से मैं महसूस कर पा रही हूँ। मौसी संगीत में एमए कर रही थी। मैं भी संगीत सीखना चाहती थी, पर नानी ने कहा, नहीं तुम नहीं सीख पाओगी, तुम्हारी आवाज तो वैसी है ही नहीं। और हाँ, मौसी की नकल मत किया करो, वह तो बचपन से ही काफी टैलेंटेड है। मैंने मम्मी से कहा कि स्कूल में सभी कहते हैं कि तुम्हारी आवाज काफी मीठी है, तुम संगीत सीखो। इस बार मुझे स्कूल के एनुअल प्रोग्राम में प्रिंसिपल ने सबसे आगे रखा, पर मम्मी ने बात काट दी। कहा, संगीत सीख कर क्या करोगी, पढ़ाई पर ध्यान दो।
मैंने पापा से कहा तो वे भी बिगड़ गए। वे बोले, तुम हर वह काम करोगी जो दूसरा करता है ना? नकल करने की आदत हो गई है क्या? मैं सुनकर स्तब्ध रह गई। पापा बोलते रहे, संगीत सीखेगी, कल कहना कि मैं चांद पर जाऊंगी। एक गलती की कितनी सजा दोगी तुम? अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, यही तुम्हारे लिए बहुत है। उस दिन के बाद मैंने किसी के सामने संगीत का कभी भी नाम तक नहीं लिया। प्रियंका खिड़की से बाहर देखने लगी है। बाहर का आकाश पंख कटे हुए उस पक्षी की तरह दिख रहा है जिसका पूरा चेहरा धूल से सना है। वह रक्षाबंधन का दिन था। मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि एक सहमा सा लड़का बाहर कुर्सी पर बैठा है। नानी बोली, रिश्ते में यह तुम्हारा भाई लगेगा, इसे राखी बांध दो। मैं इस लड़के को देखने लगी। अचानक मेरे मुंह से निकला, अरे ये तो मेरा जुड़वा भाई लग रहा है। लेकिन मेरे इस भाई ने मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नानी का चेहरा भी भावहीन था। वैसे पहले भी मेरी प्रतिक्रिया पर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं ही आता था, पर वह यानी मेरा वह भाई आगे भी आता रहा। रक्षाबंधन के ही दिन हर बार उसने राखी बंधवाई, हाथ में कुछ पैसे रख दिए और वह चला गया। शायद प्रियंका अतीत के जिस मोड़ पर खड़ी होकर जिस पल को जी रही है वह काफी अधिक कष्टदायक है, क्योंकि पीड़ा से उसके चेहरे की आकृति लगातार बिगड़ती जा रही है। एक बार मैंने अपने उस भाई से पूछा, तुम्हारी सगी बहनें तो होंगी ना, वे कितनी हैं? उसके मुंह से निकल गया, 3। मैंने कहा, जब तुम्हारी अपनी बहनें हैं ही तो तुम हर साल मुझसे राखी बंधवाने क्यों आ जाते हो? मेरी बात सुनकर वह पास खड़ी मेरी नानी को देखने लगा। नानी बोली, तुम्हें भी तो यह सगी बहन की ही तरह मानता है, तभी तो हर साल राखी के दिन आना नहीं भूलता। फिर इस तरह की बेवकूफी भरी बातें क्यों करती हो? लेकिन मैंने जिद पकड़ ली। मैंने इस भाई से कहा कि मैं तुम्हारी अन्य बहनों से मिलूंगी और तुम्हारी माँ से भी। बोलो कब ले चलोगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एक दिन मेरी नानी ही मुझे उनसे मिलवाने ले गई। प्रियंका अपने भीतर फंसी इस कील को निकालने की कोशिश कर रही है जिसने उसे अंदर और बाहर से लहूलुहान कर दिया है। मेरे इस भाई की शक्ल तो मुझसे मिलती ही थी, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहनों की शक्लें भी मुझसे काफी मिलती थी। बाहर बरामदे में मेरे भाई की माँ मेरी नानी से कह रही थी, इसे यहाँ लाकर आपने अच्छा नहीं किया अम्मा। सच्चाई जानेगी तो पता नहीं इसकी क्या प्रतिक्रिया हो। नानी के स्वर में कड़वाहट थी। वे बोल रही थी, एक दिन सच तो खुलेगा ही। हर समय इसके प्रश्नों से मैं भी थक चुकी हूँ। अच्छा है कि यह आज ही जान ले। आप लोग भी तो हर समय इसके पीछे लगी रहती है ना। बेटे को तो आपने भेज ही दिया इसके पास। आपने जब बेटी दे ही दी तो इतना पीछे क्या लगना। अब हम जैसे चाहें वैसे रखें। फिर हम लोग इसे पढ़ा लिखा तो रहे ही है ना। और अगर इतनी ही ममता थी तो देना ही नहीं था। लेकिन उस समय आपको जरूरत थी तो आपने इससे पीछे छुड़ा लिया। मेरे भाई की माँ अपने पल्लू से अपनी आंखें पोंछ रही थी। बोली, क्या करूं अम्मा, रहा नहीं गया। कोशिश तो की पर अपने को रोक ही नहीं पाई। प्रियंका चुप है, पर मुझे लग रहा है कि जैसे किसी दर्दनाक फिल्म की शूटिंग चल रही है या किसी दुखांत नाटक के रिहर्सल की तैयारी हो रही है। मैं समझ गई कि मेरे इस भाई का परिवार ही मेरा अपना परिवार है। लेकिन नानी, मम्मी पापा, फिर मेरे मम्मी पापा पांडे थे और भाई का यह परिवार सक्सेना। मैंने सुना और पढ़ा था कि लोग मनौती मांगने या कुछ अंधविश्वासों के कारण किसी दूसरे को अपनी संतान पालने पोसने के लिए देते हैं या फिर दान दे देते हैं। तो क्या मेरे माता पिता ने भी इसीलिए मुझे पांडे परिवार को दिया था? मैं सब कुछ जानने के लिए छटपटाने लगी थी। अस्पताल के जनरल वार्ड में मिसेस सक्सेना और मिसेस पांडे की बेड लगी है। मिसेस सक्सेना होश में है। नर्स कह रही है, आपके दोनों बच्चे काफी कमजोर हैं। लगता है आपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा। सुनकर मिसेस सक्सेना ने अपने पति के गठे हुए शरीर और गुलाबी गालों को देखा है। उनकी पलकें थकान से बंद होने लगी हैं, पर वे सो नहीं सकते। उन्होंने गहरी सांस ली है। भीतर कुछ है जो उनके मन और मस्तिष्क को मथने लगा है। मेरे पति को देखकर यह नर्स क्या यह जान सकेगी कि मैं पड़ोसियों के कपड़े सिलकर अपनी 2 बेटियां पाल रही हूँ और अस्पताल आने से पहले भी मैं मशीन पर ही बैठी थी? वह क्या, कोई भी यह नहीं सोच सकता कि एक जूनियर इंजीनियर की पत्नी को या
पत्नी की यह दशा होगी। उनकी आंखों से 2 बूंदें टपकी हैं, जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की है, पर वे असफल रही। एक बेटा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। माँ की आवाज मिसेस सक्सेना के कानों में कहीं दूर से गूंजने लगी। क्या ठीक होगा अम्मा? क्या शराब छोड़ेंगे या ठीक से काम करने लगेंगे? आप जानती हैं ना कि कितनी बार सस्पेंड होते होते बचे हैं। वह तो पता नहीं कि उस समय कहाँ से मुझ में वह शक्ति आ गई कि तू तो उसके साथ साइट पर जाती है ना, उसका काम भी देख ही लेती है। तो फिर तू ही देख लिया कर, घर में 4 पैसे तो आएंगे। लेकिन अब घर कौन देखेगा और इन 4 बच्चों को? मिसेस सक्सेना के भीतर विरोध फूटने लगा है। उत्तेजना से पूरा शरीर कांपा है और वे उठकर बैठ गई हैं। शरीर में इतना दर्द है कि मूंदी पलकें खुल नहीं पाती, लेकिन दिमाग है कि आमदनी और खर्च के जोड़ तोड़ से हट ही नहीं पाता। भ्रूण जांच के लिए इतना हंगामा हुआ कि उन्हें लगा कि कहीं अगल बगल के लोग नहीं आ जाएं। जांच में पता चला कि जुड़वा बच्चा है। बेटा तो है लेकिन बेटी भी है। वैसे चिंता और परेशानी तो 6-7 महीने पहले से ही थी, जिसे वे टालती आई हैं, लेकिन आज तो उन्हें टाला भी नहीं जा सकता। उधर मिसेस पांडे ने मृत बच्ची को जन्म दिया है और वे बेहोश हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि वे पहली बार मां बनकर मातृत्व सुख से वंचित हुई हैं। इससे पहले भी 2 बार उन्होंने मृत संतान पैदा करने की यातना सही है। अस्पताल से अधिक पीड़ा तो उन्हें घर लौटने पर मिली है, जब उनकी सास और जेठानी के साथ पड़ोस की औरतों ने सामने तो सहानुभूति दिखाई, लेकिन उनके पीछे कहा अभागिन है और क्या। 9 महीने कोख में पाल कर मरा बच्चा ही हुआ। कोख ही ठीक नहीं है तो क्या कहा जाए। इस बार तो मिसेस पांडे डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही चली। उन्होंने पूजा पाठ करवाई, ज्योतिषी की सलाह ली, लेकिन बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया। अगर आप चाहें तो आपकी बेटी मेरे घर की खुशियां लौटा सकती हैं, मिस्टर पांडे बोल रहे हैं, और मिसेस सक्सेना की आंखें उन पर जमकर जैसे पत्थर की बन गई हैं। पीला पड़ा हुआ उनका चेहरा और भी पीला लगने लगा है। हमारे पास तो 2 बेटियां हैं ही, केवल बेटा ही चाहिए था ना हमें। अपने पति की आवाज मिसेस सक्सेना के कानों में जा तो रही है, लेकिन भीतर इतनी शक्ति नहीं है कि वे उन्हें कुछ कह सके। बड़ी मुश्किल से अपने अपने पति की ओर उन्होंने अपनी नजरें उठाई हैं। कई पलों तक वे उन्हें देखती रही हैं, बिल्कुल जड़ आंखों से। और फिर अपने बेटे की बगल में लेटी नवजात बेटी को देखकर कांपते स्वर में वे केवल इतना ही कह सकी हैं, हाँ ले जाइए इसे, कम से कम आपके पास वह जिंदा तो रह पाएगी। प्रिय पाठकों, आपने हवा को बोलते सुना है कभी? हवा केवल बोलती ही नहीं है, बल्कि उसकी आवाज मौसम का संकेत भी देती। प्रियंका ऐसे बोल रही है जैसे आज से 25 साल पहले उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सुना हो। और मैं प्रियंका के चेहरे को ऐसे देख रही हूँ जैसे किसी ने टेलीविजन पर स्टिंग ऑपरेशन को दिखलाकर देहरादून के उस अस्पताल की सारी घटनाओं की परतें उघेड़ दी हूँ। फिर अचानक ही मेरे भीतर यह आवाज उठी है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पिता करे तो करे, इस तरह कोई माँ कैसे कर सकती है? कर क्यों नहीं सकती? उड़ीसा में औरत ने अपनी बेटी बेची या नहीं? बिहार में तो केवल 67 रुपये में माँ ने अपनी बेटी बेच दी मैडम। लेकिन मुझे दूसरे को देने के बाद भी मेरी इस माँ के मन में कहीं न कहीं मेरे लिए ममता बची रही थी। तभी तो उसने मेरे बारे में सारी जानकारी रखी और मेरे भाई को रक्षाबंधन के समय मेरे पास भेज दिया। मुझे लग रहा है कि जैसे समुद्र में तूफान उठा है, कहीं जहाज डगमगाने लगे हैं, शोर है, खौफ है, क्रंदन और हाहाकार है। लेकिन प्रियंका हंसने की कोशिश में लगी है और उसकी हंसी को देखकर मुझे लग रहा है कि जैसे धरती धीरे धीरे दरक रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, सच्चाई खुलने के बाद तुमने क्या किया? लेकिन उसके चेहरे को देखकर लगता है जैसे वह कभी प्रियंका पांडे में जी रही है और कभी प्रियंका सक्सेना में। जैसे थकी हुई लहरों के पांव लड़खड़ाए हों और जैसे वे किसी पत्थर पर गिरी हों उन्हें थामने के लिए, लेकिन पत्थर की फिसलन से वे वहां भी संभल नहीं पाई हों और उन्हें फिर से गिरना ही पड़ा हो। प्रियंका के भीतर उसे गिरने के दर्द की कराह भरी। मैं छटपटाने लगी। नानी के पास मेरा दम घुटने लगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करूं। मैं उसी घर में रहने के लिए विवश थी, क्योंकि मेरी अपनी माँ की आमदनी अब भी उतनी नहीं थी कि वे कह सकती
प्रियंका अब लौट आओ। प्रियंका अपनी आंखें पोंछ रही है। अगर जिंदगी त्रिशंकु की तरह बन जाए तो यह कितनी बेमानी हो जाती है। प्रियंका की आंखों में इसी की कहानी है, लेकिन कभी बंद और कभी खुले पन्नों में। मौसी प्रेग्नेंट थी तो नानी ने कहा कि मौसी के पास चले जाओ, वहीं रहकर तुम संगीत भी सीख लेना। मुझे पहले तो आश्चर्य हुआ कि नानी को मेरी खुशियों का ध्यान कैसे आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो देर से ही सही, पर नानी ने मेरी इच्छाओं को तो समझा। संगीत में तो मेरी जान बसती थी। मौसी को जब गुरुजी सिखाने आते तो मैं भी बिना साज के ही सीखने की कोशिश करती, पर मौसी ने भी कभी नहीं कहा कि प्रियंका तुम भी मेरे साथ रियाज कर लो। प्रियंका गहरी सांस लेकर एक पल रुकती है, जैसे अपने को संभालने की कोशिश कर रही हो। फिर कहती है, लेकिन वहां जाने पर पता चला कि मौसी को तो केवल केवल एक सर्वेंट की जरूरत थी, और मुझसे अच्छी उसे और कहाँ मिल पाती। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रियंका को भी जिंदगी का गहरा अनुभव नहीं है। वैसे होगा भी कैसे, उसकी उम्र अभी 22-23 की ही तो होगी। इस बार मेरी नजर उसके दांतों में लगी क्लिप पर पल भर को रुक गई है, जिसे देखकर प्रियंका ने कहा, मेरे दांत काफी टेढ़े मेढ़े थे, बोलने में भी कठिनाई होती थी। अब आमिर ने डेंटिस्ट को दिखाया है, कुछ ही दिनों में यह सेट हो जाएगा। वह एक पल रुकी है, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो, फिर बोलने लगी है। उस समय मेरी सगी बहनें ट्यूशन करके पढ़ रही थी। बड़ी बहन माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी कर रही थी और मंझली लॉ पढ़ रही थी। मेरा भाई भी कॉलेज में पढ़ रहा था। वह मेरे पास आता जाता रहता। एक दिन मेरी बड़ी बहन ने मुझसे फोन पर कहा, प्रियंका अब तुम वापस आ जाओ। मैंने पूछा कहाँ? उन्होंने कहा, सक्सेना परिवार में। मैंने कहा, वहां तो मेरा परित्याग कर दिया गया है, फिर वहां लौटने का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा, परित्याग नहीं, तुम्हारे जीने और सुख के लिए वह मेरी माँ की एक व्यवस्था थी, लेकिन उन लोगों ने तो तुम्हें कभी अपना समझा ही नहीं। मैं सोचती हूँ कि वो प्रियंका है या किसी चित्रकार ने उसकी तस्वीर कैनवास पर बना दी है। वह हंसना चाहती है पर हंस नहीं पाती, रोना चाहती है पर क्रोध और विवशता के रंगों का मेल उसके रोने को रोना रहने ही नहीं देता। मैंने बहुत सोचा। मुझे लगा कि मौसी की तो मैं सर्वेंट बन ही गई हूँ, एक बार वहां जाकर देखने में क्या हर्ज है। ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि मुझे वहां भी कुछ इसी तरह रहना पड़ेगा जैसे मैं अभी तक रहती आई। और तुम्हारी माँ, क्या वे तुम्हें वापस पाना चाहती थी? वे उदासीन दिखती थी, पर उदासीन रहती नहीं। उनका तड़पना मुझे दिखता था, लेकिन उन्हें डर तो लगता ही था कि लोग क्या कहेंगे। उनकी 2 बेटियां भी थीं, जिनकी शादी भी उन्हें करनी थी। फिर वे किनको किनको और क्या क्या सफाई देती रहती। तो तुम सक्सेना परिवार में सम्मिलित हो गई। हाँ, लेकिन मैं मिसेस सक्सेना को अपनी माँ और अपनी बहनों को अपनी बहन नहीं मान पा रही थी। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं वहां कोई गेस्ट रहूं। यहाँ तक कि वहां अपने से कुछ निकाल कर खाने में भी मुझे झिझक होती। मिस्टर सक्सेना को मैं बाबूजी पुकारने लगी, पर वे मुझे उसी तरह देखते जैसे मैं बड़ी दी या मझली दी की कोई फ्रेंड रहूं। पर उन्होंने पर अपनी बड़ी बहन की आंखों में मैं वही देखती जो अभी मैं मम्मी की आंखों में देखना चाहती थी। उन्होंने ही मेरा एडमिशन बीए में करवा दिया। और पांडे परिवार, वे मुझे रखना चाहते थे या मुझसे पीछा छुड़ाना, या मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने जो किया उससे उन्हें शिकायत भी नहीं है। आमिर से तुम्हारी दोस्ती कब हुई? आमिर और मैं साथ साथ अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे। बीए करने के बाद मैंने मीडिया की डिग्री ले ली। फिर इंटर इंटर्नशिप करने के बाद मुझे देहरादून के एक अखबार में 5,000 की जॉब तो मिल गई, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहती थी। आमिर से निकाह के तुम्हारे फैसले पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनों ने कुछ कहा नहीं? माँ ने कहा, बड़ी की शादी ठीक हो रही है, लेकिन तुम्हारे कारण कहीं वह टूट नहीं जाए। अगर तुम्हें आमिर से ही विवाह करना है तो बड़ी के ब्याह तक रुक जाओ। पर बड़ी बहन ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अब खुश रहो। अगर आमिर से ही तुम्हारी खुशी है तो तुम उससे विवाह कर लो। तुम्हारे बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? उन्होंने तो मुझे बेटी समझा ही नहीं।
लेकिन दो धर्म, मेरा अर्थ है कि दो संस्कृतियों में सामंजस्य, इस परिवर्तन को तुमने इतनी जल्दी कैसे स्वीकार कर लिया? प्रियंका मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मुझे पढ़ना चाह रही हो। एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर वह भाव आया कि कहीं मैं किसी कट्टर संगठन से तो नहीं जुड़ी हूँ। लेकिन फिर वह निश्चिंत होकर बोलने लगी, धर्म और संस्कृति तो मैंने सोचा ही नहीं। जिंदगी में पहली बार एक व्यक्ति मिला आमिर, जिसे पाकर मुझे लगा कि कोई मेरा अपना है, जो मेरे साथ है। मैं अपने भीतर के बोझ को ना मम्मी से बांट पाई, ना नानी से, ना माँ से, ना बहनों से। पापा और बाबूजी से तो मुझे केवल चोट ही मिली। मैं प्रियंका सक्सेना थी, लेकिन प्रियंका पांडे बना दी गई। पर मैं न पांडे रही और न सक्सेना बन पाई। अब नाजिया शेख में लग रहा है कि मैं भी मनुष्य हूँ, मेरा भी जीवन है, मेरा अपना जीवन। मुझे प्रियंका के चेहरे को देखकर लगता है कि जैसे कार्तिक की सुबह में पीले पड़े कास के ऊपर शबनम की बूंदें खिल गई हों। पर उसके ऊपर, उसके भी ऊपर कोहरे की जो मोटी परतें हैं, उसके पार अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी सुबह के 8 ही बजे हैं। उम्मीद है कि कुछ देर में धूप निकल आएगी, तब वह कोहरा भी नहीं रह जाएगा और साफ हो गए आसमान को मैं अच्छी तरह देख पाऊंगी। पर एक गूंज है जो प्रियंका के भीतर से निकलकर लगातार मेरे अंतर को भेद रही है, और वह है, अब मेरे मैं को मुझसे मत छीनो। शुक्रिया रीता जी। गल्पगोई में आपने अपनी कहानी पढ़ी। मुझे पूरी उम्मीद है कि देशज के दर्शक और श्रोता आपकी कहानी पसंद करेंगे। मैं देशज के श्रोताओं दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि रीता सिन्हा की कहानी पर अपनी टिप्पणी, अपने विचार या अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें।